हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में जान लिया था। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट में कौन क्या क्या बताया था बच्चों। मैंने हाइड्राइड मैंने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया था। देन आफ्टर मैंने आप लोगों का ऑक्साइड बता दिया था। देन बचा था हमारा क्या बच्चों, हेलाइड। हेलाइड के बारे में हमारा डिस्कशन करना बाकी रह गया था। ठीक है, हाइड्राइड मैंने आप लोगों को बता दिया था, ऑक्साइड मैंने आप लोगों को बता दिया था। आई होप सो कि आपको वो याद भी हो गया होगा। एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा। अब हमको करना है बच्चों हेलाइड के बारे में, हेलाइड्स के बारे में। तो समझते हैं यहाँ पर हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16, हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट के हेलाइड्स। ठीक है, अब समझना ध्यान से यहाँ पर हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो एक एक करके ध्यान से समझते बच्चों, काफी इजी, काफी सिंपल है। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप लोग करते जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूं सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड विद ग्रुप 16, विद ग्रुप 6A के साथ आपका जो ग्रुप 6A ग्रुप के साथ जो आपका हेलाइड का रिएक्टिविटी होता है वो क्या होता है, F माइनस का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका Cl माइनस, उसके बाद आपका Br माइनस, उसके बाद आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर होता है I माइनस। एक्चुअली यहाँ पर F माइनस की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि ये आपका क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपका तुरंत लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका है आपका हेलाइड का। अब देखो यहां पर पॉइंट वाली बात ये है यहाँ पर कि फ्लोरीन आपका ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर मैं बोलूं यहां पर कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है बच्चों, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन क्या बनाता है, OH2, मतलब ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीजन फ्लोराइड। बात समझना हमेशा, जब भी आप लोग नाम लिखोगे तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीछे ही आता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम कहाँ आएगा बच्चों, पीछे आएगा। OF2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझो, OF2 को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फ्लोराइड। दिस इज नॉट ऑक्साइड, दिस इज नॉट ऑक्सीजन फ्लोराइड। अब देखो फ्लोरीन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये सही है नहीं, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमको पीछे रखना पड़ता है। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर कितनी है बच्चों, 3.5, और फ्लोरीन की कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। अब तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया बच्चों, फ्लोरीन हो गया। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही आपका क्या बनाएगा, F माइनस, और उसके साथ वाला हमेशा की क्या बनाएगा, प्लस वाला। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। अब देखो बाकी के जो हेलोजन है वो आपके ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं बच्चों, बाकी के हेलोजन आपके ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर Cl2O3, Br2O3, I2O5, ऐसे एक्सेट्रा कुछ कंपाउंड बना सकते हैं। ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, ये आपके ऑक्साइड बनाएंगे। और इस ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन फैमिली में। इस ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, हेलोजन फैमिली में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, इस ऑक्साइड के बारे में मैं आपको हेलोजन फैमिली में बताऊंगा, हेलोजन फैमिली में बताने वाला हूं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, काफी इजी और काफी सिंपल है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि OF2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड। नाम ध्यान रखो, जो मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप लोग ध्यान रखते गए तो आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से कवर अप आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों एक एक करके। ये आपके मोनोहेलाइड भी बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मोनोहेलाइड। ठीक है, इतना आप लोग समझिए, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके बच्चों। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मोनोहेलाइड। पहला देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनोहेलाइड, फॉर्मेशन ऑफ मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड ये आप लोगों को सबसे पहले आपका मोनोहेलाइड भी बनाएंगे बच्चों। जैसे आपके कौन कौन से मोनोहेलाइड बनेंगे बच्चों,
यहां पर आपका S2 F2 ये आपका एक बनेगा मोनोहेलाइड, एक आपका बनेगा Ac2Cl2 देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पर दो एस के रेस्पेक्ट में दो एफ जुड़े हैं, मतलब एक एस के रेस्पेक्ट में कितने एफ जुड़े हैं, एक एफ जुड़ा है, इसका मतलब मोनोहेलाइड मतलब एक हेलोजन है। एक एटम के रेस्पेक्ट में एक अगर जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोहेलाइड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर Ac2Br2 और यहाँ पर हो जाएगा Te2Br2। ये इस टाइप के आपके मोनोहेलाइड बनाते हैं। तो इसमें पॉइंट वाली बात क्या, समझने वाली बात इसको समझना, यहाँ पर दिस टाइप ऑफ हैलाइड्स आर not so stable, so it will show disproportionation reaction इस वजह से ये आपका क्या शो करेगा बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा। जैसे अगर H2F2 क्या करेगा बच्चों, तो तुरंत आपका थर्मली डिकम्पोज भी हो जाएगा, ये आपका तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, थर्मली डिकम्पोज। ये यहाँ पर आपका तुरंत क्या हो जाएगा, थर्मली डिकम्पोज, और थर्मली डिकम्पोज होते ही आपको क्या बना लेगा, SF2 और S। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर Ac वाला भी कर लेगा, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, इसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका रिएक्टिविटी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी ध्यान रखना है, बस आपको उस पर फोकस करना। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलाइड्स के बारे में जान लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलाइड्स, ये आपके डाई हैलाइड्स भी बनाते हैं। अब डाई हैलाइड्स कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलाइड्स कौन कौन से बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्ट Ac, यहाँ पर ध्यान से समझना पॉइंट जो लिखा रहा हूं, एक्सेप्ट Ac all other element can form डाइहैलाइड। अब इसका एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, जैसे OF2 मतलब इसका नाम क्या है बच्चों, ऑक्सीजन फ्लोराइड। ऑक्सीजन क्या है बेटा, इसका नाम ऑक्सीजन फ्लोराइड। जैसे आपका बनाएगा HCl2। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पर 2 Cl। तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। थोड़ा सा आप इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर को इस तरीके से थोड़ा सा लिटिल बिट फॉर्म करेगा। तो आप लोग थोड़ा समझिए, कोशिश करिए इसको समझने का। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर आपका बनाएगा। ठीक है ना, अब हम समझते बच्चों एक एक करके अगला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिड है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा होगा स्ट्रक्चर आपका, टेट्राहेलाइड। अब इसके बाद हम लिखते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब इसका जो आपका ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या होगा, वी बेंड। ये मैंने आप लोगों को बताया। अगला देख लेते बच्चों थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, मतलब टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन। अब देखो टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन ये किस तरीके से करेगा बच्चों, समझना। टेट्राहेलाइड ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेट्राहेलाइड में। SF4 आपका मोस्ट स्टेबल टेट्राहेलाइड होता है। SF4 इज मोस्ट स्टेबल टेट्राहेलाइड। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका टेट्राहेलाइड कौन सा होता है, SF4। जैसे अगर मैं बनाना चाहूं SF4 का स्ट्रक्चर, तो SF4 का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, SF4 का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा बनेगा ज्योमेट्री। ठीक है, यहां पर ये क्या होगा बच्चों, आपका
लोन पेयर, यहां पर आपका क्या होगा लोन पेयर। और अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूं तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एसएन नंबर निकालना पड़ता है। तो लोन पेयर प्लस बोन पेयर, लोन पेयर कितने बच्चों एक है, बोन पेयर 1 2 3 4, 4 बोन पेयर है, मतलब कितने हो गए 5। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों आपका सीसो। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों सीसो। सीसो स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, थोड़ा सा आप लोग फोकस करो, इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको जो जो कंपाउंड्स बताता रहा हूं वैसे वैसे याद करते जाओ, बस जितना जितना बताया जाए वैसे वैसे याद करते जाओ, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ हेक्साहेलाइड, अब देखो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा वो मैं अब आपको डिस्कस करूंगा। देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेक्साहेलाइड। तो हेक्साहेलाइड का फॉर्मेशन ऑफ हेक्साहेलाइड। अब हेक्साहेलाइड कौन कौन से होंगे बच्चों यहाँ पर समझना ध्यान से। हेक्साहेलाइड जनरली आपका SF6 होता है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट समझ लेना, ओनली F- कैन फॉर्म हेक्साहेलाइड, मतलब केवल और केवल आपका F- ही आपका हेक्साहेलाइड बनाएगा। तो समझना ओनली F- हैज एबिलिटी टू फॉर्म हेक्साहेलाइड। F- has the ability to form हेक्साहेलाइड, मतलब F- आपके हेक्साहेलाइड फॉर्म करने की एबिलिटी को रखता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका Cl- नहीं बनाएगा कभी भी, Br- नहीं बनाएगा, I- नहीं बनाएगा, केवल और केवल कौन बनाएगा बच्चों F-। F- ही आपका क्या बना सकता है बच्चों, यहाँ पर आपका हेक्साहेलाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा है, देखो इसका रीजन समझना। देखो साइज ऑफ F- इज वेरी लो, साइज ऑफ Cl- एंड Br- एंड I- इज सो हाई। इन सब का साइज क्या बच्चों बहुत ज्यादा है, और साइज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये एक्चुअली पकड़ स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, पकड़ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिंपल समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एग्जांपल SF6 का ले लेता हूं, एग्जांपल SF6। अब देखो SF6 कैसे बनेगा, S यहां, F यहां, एक F यहां, F, ये चारों जगह से इसने क्या कर दिया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे तो ये स्ट्रक्चर में बैठ नहीं पाएंगे, ये इस स्ट्रक्चर में अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएंगे। पर स्ट्रक्चर में अच्छे से अरेंज होने के लिए ही आप लोगों का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चर में अच्छे से अरेंज होने के लिए ही आप लोगों का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समझना बात को ध्यान से। देखो इसीलिए आपका ये ऑक्टाहेड्रल बना हुआ था। इसका ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग समझ सकते हो, 6 बॉन्ड पेयर है। Sn कितना है बच्चों, यहाँ पर 6 है। जब इसका आपका Sn अगर वैल्यू 6 होगा, जब यहाँ पर आपके Sn वैल्यू 6 होगी, तो यहाँ पर आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2। थोड़ा सा इस पॉइंट पर ध्यान रखो, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखो, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, ये जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड। अब देखो हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस समझना बात को ध्यान से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड। अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर कि SF4 का अगर H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपका यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। एक मैंने करा दिया यहां पर SF6 का H2O के साथ, तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, और मैंने एक करा दिया ACF6 का, तो यहां पर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस पॉइंट को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तीनों में H2O का एडिशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अब क्या होता है हाइड्रोलाइसिस, एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस होता क्या उस बात को समझो, ठीक है। SF4 में आपका वेकेंट ऑर्बिटल होता है, SF4 में आपका क्या होता है वेकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास लोन पेयर होता है।
अब ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा बच्चों, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा मतलब इसके साथ कौन जाएगा, सल्फर के साथ OH माइनस। सल्फर के साथ कौन जाएगा, OH माइनस। अब देखो हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है समझना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा बच्चों, H2O एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। H2O एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन होता है बच्चों, जिसके पास क्या हो बच्चों, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिसके पास क्या हो, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। इस बात को ध्यान से समझना, जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, या फिर उसके पास माइनस चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास माइनस चार्ज होता है, या फिर जिसके पास आपका माइनस चार्ज होगा, या फिर जिसके पास आपका लोन पेयर होगा, वो आपका क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होगा। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। तो इस चीज को समझो, यहाँ पर आपका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H2O एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां तक आप लोगों को पॉइंट समझ में आएगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सल्फर का अगर मैं लिखना चाहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इसका 3d0, इसका पूरा का पूरा d क्या है बच्चों, आपका वैकेंट है। इसका पूरा का पूरा d क्या है बच्चों, आप लोगों का यहाँ पर वैकेंट है। यहाँ पर 3d क्या है बच्चों, आपका वैकेंट है। और वैकेंट होने की वजह से क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। चलो ठीक है, इसने इस पर अटैक किया। S के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH, और F किसके साथ चला जाएगा, H के साथ। तो यहाँ पर 4 मोल ऑफ HF बनाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर SOH होल 4। SOH होल 4। अब SOH होल 4 को जरा अच्छे से लिखते हैं, देखो जरा अच्छे से लिखते हैं SO4। तो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब यहां से अगर मैं एक H2O मॉलिक्यूल का निकाल दूं, एक H2O मॉलिक्यूल को निकाल दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2SO3। अगर फर्दर में H2O मॉलिक्यूल निकाल दूंगा तो क्या होगा, यहां से सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। हमको H2O मॉलिक्यूल जब तक निकालना है जब तक वो सबसे कम अमाउंट में ना हो जाए, कि जिससे अगर एक H2O फिर से निकाला तो वो पूरा H गायब ना हो जाए, उस लेवल तक निकालना होता है। मतलब मुझे इसी लेवल तक निकालना होता है। तो यहां से मैंने निकाल दिया। अब देखो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर ये कितना है बच्चों, +4। तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा, +4 का ही एसिड बनेगा। देखो H2SO3। सबसे पहले S के साथ जोड़ दो OH, S के साथ OH जोड़ दिया, तो यहाँ पर SOH4 को मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। अब इसमें से मैं एक है ना वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। इसमें से जब मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो इसके अंदर H2 बचा, लेकिन अब जो वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो इसमें से सारे के सारे H आपके हट जा रहे हैं। अब जब इसमें से सारे के सारे H हट जा रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका सबसे बड़ा मीनिंग क्या है, जब इसमें से सारे के सारे H आपके हट जा रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। इसका मीनिंग आपका ये हुआ बच्चों कि जब इसमें सारे के सारे H आपके हट जा रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें से H गायब हो गया। तो H को तो गायब नहीं करना है हमको केवल उस लेवल तक लेके जाना है जहां पर अगर एक H2 होता है तो सारे के सारे H हट जाए, उस लेवल तक लेके जाना है, इस लेवल तक। चलो ये तो हमने बता दिया। चलो अब यहाँ पर क्या है, इसका +6 है, तो आपके मन में आया होगा सर इसका H2SO4 बन जाएगा और HF बन जाएगा। बिल्कुल गलत है, ये आपका नो रिएक्शन है। यहाँ पर नो रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि जो S होता है, S का शेप ऐसा होता है। अब फ्लोरीन इस पर इस तरीके से अटैक रहता है। अब आपको क्या करना है, H2O को न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना पड़ता है, सेंट्रल एटम पे। H2O को कहां अटैक करना पड़ता है, सेंट्रल एटम पे। तो H2O यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल एटम पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब SF6 आपका नहीं होगा। ठीक है, अब चलो ठीक है, SeF6। अब SeF6 कैसा होगा, ये ऐसी होगा, यहाँ पर F, 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 यहाँ पर F। देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह है, तो यहाँ पर H2O आपका अटैक मार सकता है, H2O आपका अटैक मार सकता है। अब H2O ने Ac के पास अटैक मारा तो क्या बनाया, ACOH6 + 6HF। अब आपको समझने वाली बात है, 6HF कैसे, H यहाँ से 6 फ्लोरीन यहाँ से,
तो क्या बन गया बच्चों 6HF। अगर मैं इसको अब यहां से इसको मैं थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख दूं H6ACO6, तो इसमें से अगर मैं एक H2O हटा दूं तो क्या बन जाएगा H4ACO5। फिर अगर मैं एक H2O और हटा दूं इसमें से तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर H2ACO4। अगर अब मैं यहां से हटाना होगा, अब मैं यहां से हटाऊंगा तो सारे के सारे H2 गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब H2 तो मुझे गायब नहीं करना, तो लास्ट यही लेवल पे मुझे इसको ब्रेक छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा H2SO4। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिए, काफी इजी और काफी सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड को कराते हैं। हम इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड को कराते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों आगे की ओर समझते हैं, आगे की ओर समझते हैं। अब आपको इसको करना है, एक बार प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो था हमारे कंपाउंड्स के बारे में। अब हम चलते बच्चों इसमें, अब देखो इसमें हमको अब अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हमको ये क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो एलिमेंट्स सॉरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन वाले कंपाउंड कौन कौन से होंगे बच्चों आपके, सबसे पहला होगा O2, उसके बाद होगा आपका ऑक्साइड, ऑक्साइड के बाद होगा बच्चों आपका O3। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो व्हाट इज ऑक्सीजन, तो आप लोग जानते हो बच्चों इसके बारे में। सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन का मतलब O2, ये तो आप लोग जानते हो। अब देखो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे, सबसे पहले बातों को ध्यान से समझना। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप होते हैं बच्चों, 3 आइसोटोप। यहाँ पर ऑक्सीजन के आपके कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। कौन कौन से, 8O16, 8O17, 8O18। These isotopes are radioactive isotope। ये आपका कौन सा होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। ये बात को ध्यान से समझो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ये आपको कौन सा आइसोटोप होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो इस टाइप से आपके कितने आइसोटोप होते हैं बच्चों, 3 आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ मतलब एलिमेंट ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट आपका कौन सा बच्चों, ऑक्सीजन है। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो अब तक देखो ये ऐसा एज्यूम किया गया कि ऑलमोस्ट ऑल द ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट ऑल द O2 इन एयर, मतलब एयर में जितने भी आपके O2 है, जितने भी आपके एयर में O2 है, इज बिलीव दैट टू मतलब यहां पर समझना कि जितने भी ऑक्सीजन है एयर में, ऐसा मतलब माना गया है कि यहां पर बिलीव दैट टू बी प्रेजेंट due to photosynthesis of plant। मतलब जितने भी आपके एयर में प्रेजेंट है आपके O2, वो किससे बने बच्चों, आपके फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के फोटोसिंथेसिस से बने, ऐसा माना गया है। तभी हमको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्री लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एयर में होता है वो ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने पर हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमको प्लांटेशन करना पड़ता है। इसी बात को समझो कि ऑलमोस्ट ऑल द एयर, मतलब जितने भी आपके सराउंडिंग में एयर है, एयर में जो भी O2 है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से हुआ है। क्या करता है बच्चों, प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाता है जी। क्या होता है इसमें, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, H2O, तो ये क्या बना लेगा बच्चों, यहाँ पर स्टार्च बना लेगा। क्या बना लेगा यहाँ पर, स्टार्च, और साथ में क्या रिलीज करेगा, O2 गैस।
तो यही बात आप लोगों को समझना है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? काफी इजी और काफी सिंपल है। अब देखो इसका प्रिपरेशन मेथड समझते हैं सबसे पहले। तो प्रिपरेशन मेथड बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाएंगे हम इसके प्रिपरेशन मेथड पे, तो समझते हैं एक एक करके प्रिपरेशन मेथड। देखो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों लैब प्रिपरेशन मेथड। लैब प्रिपरेशन मेथड। अब देखो लैब प्रिपरेशन मेथड क्या होगा बच्चों? इसका बात को ध्यान से समझना। लैब प्रिपरेशन मेथड, लैब प्रिपरेशन मेथड में आपका जो पहला पॉइंट होगा हायर ऑक्सीजन कंपाउंड, मतलब कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन आपका क्या हो बच्चों? ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं इसको अलग टर्म में अच्छे से। हीटिंग ऑफ रिच ऑक्सीजन कंपाउंड मतलब रिच ऑक्सीजन कंपाउंड। जैसे अगर मैं बोलूं एज एग्जाम्पल कौन सा? KClO3, KMnO4, KClO3, KMnO4 और KNO2 या फिर बोल दो इसको NaNO2। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेई ने पूछा था, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा फोकस करिए। जेई ने पूछा, इसका मतलब मेडिकल में भी आ सकता है, सब जगह आ सकता है आप लोगों का। चलो ठीक है, देख लेते हैं हम अब एक एक करके देख लेते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं इसका कैसे होता है। देखो अगर मैं KClO3 का थर्मली डिकम्पोज करूं, मतलब अगर मैं KClO3 को थर्मली डिकम्पोज करूं तो आपका क्या बनेगा बच्चों? कि KCl प्लस 3/2 O2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। और अगर मैं KMnO4 को थर्मली डिकम्पोज करूं बच्चों, ये रिएक्शन आप अभी डी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ने वाले हो, तो इसलिए अभी से ध्यान रखो। डी ब्लॉक एलिमेंट का सबसे फेमस रिएक्शन है बच्चों ये, इसलिए मैं अभी से ही बोल रहा हूँ कि अभी से ही ध्यान रखो ताकि आपको याद रहे कि डी ब्लॉक में सर ने ये वाली रिएक्शन लेने वाले, तो इसको अभी से ध्यान रखोगे तो आपको वहां पर लिंक करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? K2MnO4 बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा MnO2 और साथ में क्या बन जाएगा? O2 गैस। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, फोकस करो, याद रखने की कोशिश करो। अभी थोड़े थोड़े रिएक्शन आपको अभी याद करने पड़ेंगे, तो उसको याद रखो। अब देखो यहाँ पर कि क्या है? NO3 और NaNO3, जब मैं इसको गर्म करता हूं तो ये क्या होता है बच्चों? NaNO2 में टूटेगा या तो आपका KNO2 में टूटेगा। ठीक है, और साथ में क्या बना लेगा बच्चों? O2 गैस बना लेगा। और इस चीज का ध्यान रखो, जब मैं इसको हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस पे तोड़ूंगा तो यह आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपका पोटेशियम भी आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और साथ में N2 गैस रिलीज करेगा। अब इस पॉइंट पे क्या इंपॉर्टेंट था? जेई ने पूछा था कि 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं KNO3 को गर्म करता हूं तो कौन कौन सी गैस रिलीज होगी? N2 और O2। ये आप लोगों को जेई ने पूछा था। अब समझना एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, कि इस बात को ध्यान से समझो। ये आपका हाईली थर्मल स्टेबल होता है, हाईली थर्मली स्टेबल, ये आपका हाईली थर्मली स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपका हाईली थर्मली स्टेबल होता है। तो अब ये यहां पर ये आपका हाईली थर्मली स्टेबल होता है। इसका मतलब क्या है? पॉइंट समझना है। इसका मतलब आपका क्या होगा? जब ये आपका हाईली थर्मली स्टेबल होगा तो यहां पर हमने लगाएंगे कौन सा रूल? फजान रूल। यहां पर हम कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों? फजान रूल लगाएंगे। अब फजान रूल क्या बोलता है बच्चों? बातों को ध्यान से समझना। फजान रूल आपका क्या बोलता है? NO3 और K। अब देखो यहां पर फजान रूल आपका बोलता है कि मतलब आपका फजान रूल बोलता है अगर आपका NO3 है, ठीक है, फजान रूल क्या बोलता है? पोलराइजेशन पावर, मतलब पोलराइजेशन पावर मतलब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायन के साइज पे। अब आप लोग जानते हो कि LINA के लीना के रब से फरियाद RBCS, मतलब आपका क्या होगा बच्चों? साइज इस कैटायन का ज्यादा होगा, साइज आपका इस कैटायन का ज्यादा होगा। अब इस कैटायन का साइज ज्यादा होगा
तो साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन पावर कम होगी, और पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक कैरेक्टर। और आप लोग जानते हो कि आयोनिक कंपाउंड आपका थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब जैसे जैसे साइज ऑफ केटायन बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा इसका मतलब वो क्या होता है बच्चों आपका थर्मली स्टेबल, वो क्या होगा थर्मली स्टेबल। तो आयोनिक कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो आपके थर्मली स्टेबल होते हैं। और जनरली ये बात ध्यान रखना, एस ब्लॉक के जितने भी आपके Na से कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे आपके हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं, हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं। और हाईली थर्मली स्टेबल होने की वजह से ये आपका इजीली डिकम्पोज नहीं होते, ये आपके इजीली ऑक्साइड नहीं बनाते, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। आप देख सकते हो इसको रिएक्शन को कराने के लिए 800 प्लस डेल्टा, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, डेल्टा यहाँ 800 यहाँ, तो कितना चाहिए 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर आपका ग्रेटर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तब जाके आपका N2O2 में डिसोसिएट होगा, वरना NO3 आपका किसमें डिसोसिएट आपका हो जाएगा बच्चों NO2 में, वरना NO3 आपका किसमें डिसोसिएट आपका हो जाने वाला है बच्चों यहाँ पर आपका NO2 में। तो यहाँ पर NO3 आपका किसमें डिसोसिएट होगा NO2 में। तो ये पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो दूसरा प्रिपरेशन मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर सेकंड प्रिपरेशन मेथड बाय H2O2, मतलब H2O2 भी आपका क्या करेगा बेटा O2 को प्रिपेयर करेगा। तो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, H2O2 भी आपका O2 को प्रिपेयर करेगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, काफी इजी। देख लेते हैं यहाँ पर बाय H2O2, देखो ये मैंने आप लोगों को बताया है, कहाँ बताया अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन में, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि H2O2 आपका स्टेबल नहीं होता, H2O2 H2S2 स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या कर जाएगा बच्चों आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कर जाएगा, मैंने ये बताया था, H2 के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा और H2O प्लस हाफ O2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये थर्मली डिकम्पोज नहीं होता। इसीलिए H2O2 को हम क्या लिखते हैं बच्चों डार्क बोतल में रखते हैं, हम लोग किसमें रखते हैं डार्क बोतल में वैक्स की लाइनिंग से, डार्क बोतल जिसके चारों ओर किसकी लाइनिंग हो वैक्स लाइनिंग प्रेजेंट हो, वैक्स की लाइनिंग प्रेजेंट हो ताकि ये आपका रिएक्शन ना करे, ताकि सनलाइट पड़े, अगर सनलाइट पड़ते ही ये तुरंत आपका H2O और हाफ O2 में बदल जाता है, सनलाइट पड़ते ही ये तो तुरंत आपका किसमें बदल जाता है बच्चों H2O और हाफ O2 में आपका बदल जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, बाय H2O2, ठीक है। अगला देखते हैं बाय हीटिंग ऑफ अनस्टेबल ऑक्साइड, आपका जो ये तो था दूसरा मेथड लैब प्रिपरेशन का आपका बी पॉइंट, लैब प्रिपरेशन का आपका ये कौन सा पॉइंट था बच्चों बी पॉइंट, ठीक है। अब देख लेते हैं सी पॉइंट बाय हीटिंग ऑफ अनस्टेबल ऑक्साइड, अनस्टेबल ऑक्साइड मतलब अनस्टेबल ऑक्साइड, अनस्टेबल ऑक्साइड कौन कौन से होंगे बच्चों ध्यान रखना, अनस्टेबल ऑक्साइड नेटिव एलिमेंट ऑक्साइड्स आर, नेटिव एलिमेंट्स ऑक्साइड, नेटिव एलिमेंट्स कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन नेचर, अनस्टेबल इन नेचर मतलब नेटिव एलिमेंट के जो कंपाउंड होते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों अनस्टेबल इन नेचर होते हैं, मतलब नेचर में क्या होते हैं बच्चों वो आपके सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, नेचर में वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों आपके अनस्टेबल होते हैं। तो अब बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से, अब ये नेटिव एलिमेंट कौन से वाले होते हैं हापा, हापा ध्यान रखना बच्चों, हापा का मतलब H का मतलब Hg, H का मतलब Hg, A का मतलब क्या होगा Ag, P का मतलब क्या होगा बच्चों आपका Pt और A का मतलब क्या होगा Au। इन सब के जो ऑक्साइड होंगे या फिर कार्बोनेट होंगे वो सारे के सारे अनस्टेबल होंगे, मतलब क्या होगा कि इन सब के जो कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड्स ऑफ नेटिव एलिमेंट, बात को ध्यान से समझना, कंपाउंड्स ऑफ नेटिव एलिमेंट को अगर मैं स्लाइटली टेम्परेचर दूंगा, मतलब टेम्परेचर दूंगा हल्का सा टेम्परेचर दूंगा, स्लाइटली टेम्परेचर दूंगा या फिर स्लाइटली मैं अगर इसको टेम्परेचर दूंगा, तो ध्यान से समझना, अगर जैसे ही मैं इसको स्लाइटली टेम्परेचर दूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट आपके हो जाएंगे मेटल, मेटल मेटल और ऑक्सीजन के साथ साथ अदर आपके रेजिड्यू भी बना रहता है, इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। अगर आपका कार्बोनेट होगा तो CO2 निकलेगा, सल्फेट होगा तो SO2 निकलेगा, लेकिन साथ में O2 जरूर निकलेगा।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही मैंने Hg, जैसे ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ AgCO3, एक एग्जांपल है। AgCO3 को अगर मैं थोड़ा सा हीट करूंगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag2O और CO2 में। लेकिन इसका ऑक्साइड भी आपका क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। तो तुरंत ये आपका किस में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, तुरंत ये आपका Ag+O2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोमेटलर्जी। क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी, जो कि आपको आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोमेटलर्जी। बात को ध्यान से समझना। जैसे मैं अगर बोल दूं यहाँ पर HgCO3, अगर मैंने इसको हीट किया तो क्या बनेगा, HgO बन जाएगा और साथ में CO2 निकल जाएगा। लेकिन तुरंत क्या होगा, HgO आपका गर्म होते ही तुरंत आपका Hg में कन्वर्ट हो जाएगा और हाफ मोल ऑफ O2 आपका बाहर निकाल देगा। इसका मतलब समझना कि जो नेटिव एलिमेंट की कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल इन नेचर होते हैं, तुरंत वो टेम्परेचर ऑब्टेन करते ही अपने आप को मेटल में बना देते हैं। यहां से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हम, डायरेक्टली मेटल। तो देखना ये आपको मेटलर्जी में काम आता है कि मेटल को ऑब्टेन करने का सिंपल तरीका है, जब भी आपके नेटिव मेटल के जो कार्बोनेट होंगे, सल्फेट होंगे, ऑक्साइड होंगे, उसको अगर ऑब्टेन करना है तो उसको ऑब्टेन करने का सिंपल सा तरीका है कि स्लाइटली टेम्परेचर बढ़ दो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर मेटल आप लोगों का मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो अनस्टेबल ऑक्साइड है, मतलब नेटिव एलिमेंट के जो कंपाउंड होंगे, मतलब हापा के जितने भी कंपाउंड होंगे, उसको अगर मैं थोड़ा सा भी गर्म करूंगा तो वो मुझे क्या दे देंगे, मेटल देंगे और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखो। ये थोड़ा चेन रिएक्शन में आपको काफी काम आएगा, चेन रिएक्शन में आप लोगों को काफी काम आता है बच्चों ये, ठीक है ना। अगला आप देख लेते हैं बच्चों, अब हम इंडस्ट्रियल मेथड। तो इसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या होगा बच्चों, एक एक करके सारी चीजें याद करते भी जाओ बच्चों, याद कराने में फिर दिक्कत आपको आएगी। आप देखो डेली टू डेली अगर रीड मारोगे तो आपको ये इजीली याद होगा। डेली रीड मारो पूरा चैप्टर, डेली रीड मारने की कोशिश करो पूरा चैप्टर आप लोग, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो अगला मेथड है बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड। सेकेंड है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। अब देखो इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे निकालेंगे, इंडस्ट्रियल मेथड हमारा क्या बोलता है बच्चों, समझना। इंडस्ट्रियल मेथड में पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब बात समझना, हम लोग यहां पर समझते हैं प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आपका पॉसिबल नहीं है। आपका क्या पॉसिबल नहीं है बच्चों, प्योर वाटर का आप लोगों का यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। अब जब आपका प्योर वाटर का यहां पर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब आपका प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर अगर आपका पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा बच्चों, बातों को ध्यान से समझना। जब आपको यहाँ पर प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है तो आपको इसमें थोड़ा सा H+ या फिर स्लाइटली OH- मिलाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखेगा इससे। देखो प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इसको हटा देता हूं, ठीक है, शुरू से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर, ये बात आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर इज नॉट पॉसिबल, मतलब प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आपका पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, बात को ध्यान से समझना। For electrolysis of water, we have to add some amount of H+. We have to add some amount of H+ and OH-, मतलब हम क्या करेंगे, कुछ H+ या OH- ऐड करके ही हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म के बारे में। तो देखो इधर यहाँ पर ये आपका यहाँ पर आपका H2O है, H2O में मैंने क्या मिला दिया, H+, H2O के साथ मैंने क्या मिलाया बच्चों, H+।
बिना उसके तो नहीं होगा। देखो आप बातों को समझो, OH माइनस को आपको करना है। अब अगर मैंने बोला कि H2O में सबसे पहले देखो क्या क्या होगा। अब देखो H2O में आप लोगों का क्या क्या प्रेजेंस होगा बच्चों, H प्लस एंड OH माइनस। बात क्लियर है, H प्लस और OH माइनस में ये आपका टूट जाएगा, सिंपल बात है। अब समझना, ये आपका होता है एनोड। एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों आप लोगों का, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और आपका कैथोड पर हमेशा क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। कैथोड पर हमेशा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन। कैथोड पर आपका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। जब देखो एनोड पर अगर आपका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर जब आपका रिडक्शन होता है, तो बातों को ध्यान से समझना। एनोड पर क्या होता है बच्चों, एनोड पर ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब मैंने पहले भी पढ़ा है आपको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा बच्चों, जिसके पास ज्यादा अमाउंट में चार्ज रहेंगे, जिसके पास ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन आपके किसके पास है, OH माइनस के पास। देखो ना, माइनस चार्ज है, इसका मतलब ज्यादा अमाउंट में। तो एनोड पर कौन जाएगा बच्चों आपका, एनोड पर जाएगा आपका OH माइनस। OH माइनस एनोड पर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना। रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाई जाएगा, फिजिकल में, थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर जब आपका इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपका O2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर हाफ O2 और यहाँ पर H2O। इस तरीके से आपका बन जाएगा। मतलब समझ में आ गया आपको। इस तरीके से यहाँ पर एनोड से कौन सी गैस बाहर निकलेगी बच्चों, O2 गैस का रिमूवल होगा। देख सकते हो ना, एनोड पर क्या हुआ, O2 गैस का रिमूवल हुआ। और कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर जो आपका H प्लस जाएगा, कैथोड पर आपका कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। अब ये H प्लस है, 2H प्लस है, 2H प्लस आपस में 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस बात को समझो कि इलेक्ट्रोलाइसिस आपका किस तरीके से कराते हैं। अब KOH होगा तो KOH होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये KOH और H प्लस इसको तोड़ने का काम करता है। KOH और H प्लस इसको तोड़ने का काम करता है।